हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैं पढ़ा रहा हूँ आज मिनी टेस्ट सीरीज 43 क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी हाइफा, ऑप्शन सी अम्मान, ऑप्शन डी दमिश्क। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइफा। ये इजराइल से संबंधित बंदरगाह है। काहिरा मिस्र की कैपिटल है, अम्मान जॉर्डन की कैपिटल है और दमिश्क किसकी कैपिटल है? सीरिया की। ठीक है, एक बार हम भूमध्य सागर के किनारे पर अवस्थित देश और कैपिटल देख लेते हैं। जैसे ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक ओशियन से जिब्राल्टर स्ट्रेट द्वारा जुड़ा है भूमध्य सागर। और इससे जो अफ्रीकी देश है जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये अफ्रीकन कंट्री है जो भूमध्य सागर से अटैच करते हैं। उसके बाद में जो एशियन कंट्री है जैसे इजराइल, फिर लेबनान, सीरिया, इनकी ये देश भूमध्य सागर से अटैच करते हैं। जबकि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, इराक की सीमा भी भूमध्य सागर से नहीं लगती है। फिर टर्की, इसकी कैपिटल अंकारा है, इसकी सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है। फिर उसके बाद में जैसे स्पेन के बाद में फ्रांस, इटली और ग्रीस, इनकी सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है। ये एड्रियाटिक सी है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया भूमध्य सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है। जो हाइफा है वो इजराइल का बंदरगाह है जो भूमध्य सागर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 बरस पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। ये जो चारों राज्य हैं ये कौन से हैं? पूर्वी राज्य हैं। तो इसमें जो पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली वो मेघालय में प्रचलित है। ठीक है, और यहाँ पर पेड़ों की जड़ों के भी पुल बनाए जाते हैं नदियों को पार करने के लिए। और मेघालय का कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित है? और जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस राज्य में स्थित स्थान है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 5 नए देश पूर्णकालिक स्थायी सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स ने मौद्रिक जीडीपी के मामले में G7 देशों की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन 2, अर्जेंटीना उन 5 देशों में से एक है जो ब्रिक्स में पूर्णकालिक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ऑप्शन 3, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व की तेल मांग की 1/3 से अधिक आपूर्ति करने वाला बन गया है। विपरीत कथनों में से कितने सही है? तो तीनों में से राइट आंसर है ऑप्शन 3। तीनों में से एक कथन सही है, वो कौन सा है? ऑप्शन 3, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व में तेल मांग की 1/3 से अधिक आपूर्ति करने वाला बन गया है। और ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी इसमें 5 देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं? उनमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब
और संयुक्त अरब अमीरात को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ब्रिक्स में। ऑप्शन 1 इसलिए गलत हो जाता है, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स ने मौद्रिक जीडीपी के मामले में नहीं, किसके मामले में छोड़ा है, पीपी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर G7 देशों को पीछे छोड़ दिया है। किसने? ब्रिक्स देशों ने। और अर्जेंटीना उन 5 देशों में से एक है जो ब्रिक्स में पूर्णकालिक सदस्य स्थायी के रूप में शामिल हुआ। तो ये कथन भी सही है, सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अर्जेंटीना वापस मुकर गया है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। अब मुझे G7, G4 और G20 देशों के नाम कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पहाड़ी, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। उपयुक्त विवरण को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कथन क्या था? इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उपरोक्त विवरण को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए गुच्छित बस्तियां, ऑप्शन बी पल्ली बस्तियां, ऑप्शन सी अर्धगुच्छित बस्तियां, ऑप्शन डी परिक्षिप्त बस्तियां। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां क्या होती है? इसमें जो गांवों का समुदाय होता है या शहर होते हैं वो ढाणी के रूप में गांव में बिखर जाते हैं, दूर दूर जाके रहने लग जाते हैं, ढाणियाँ बना लेते हैं, उसे हम पल्ली बस्तियां के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में अहोम राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2, इस मंदिर की प्रमुख शैली मंदिर वास्तुकला की पाल शैली से संबंधित है। ऑप्शन 3, मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला नामक एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो तीनों में से राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीनों में से एक कथन कौन सा सही है? ऑप्शन 3। मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला नामक एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है और असम में जो कामाख्या का मंदिर का जो मेला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जिनके निसंतान दंपति जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला मंदिर है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1562 ईस्वी में कोच वंश के शासक नर नारायण ने किया था। किसने किया था? नर नारायण ने। किस वंश का था? कोच वंश का। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। और जो इस मंदिर की प्रमुख शैली है वो कौन सी शैली है? नीलाचल शैली। ठीक है, कौन सी? नीलाचल शैली में इसका निर्माण किया गया है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है। तो आज ये मेरी मिनी टेस्ट सीरीज 43 कंप्लीट हुई है। जय हिंद, जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।